आज तेलंगाना में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए कि उन्होंने पैगंबर के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जो नहीं करने चाहिए थे। कुछ ऐसी बात नूपुर शर्मा के साथ हुई थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। उस समय पार्टी ने थोड़ा समय लिया था, जब तक कि पश्चिम एशिया के देशों ने आपत्ति नहीं की और उन्होंने उस मुद्दे को राजनयिक ढंग से नहीं उठाया, तब तक सरकार जीती नहीं थी। इस बार चूँकि वहाँ पर विपक्ष की सरकार है, तो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कई सी बातें हैं, अभी तक नूपुर शर्मा को पता चला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़रूर रियायत दी इस मामले में, कह के कि इन चीज़ों में सोच के कुछ कदम उठाना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी नहीं कि जिन पे जैसा मन जिसका करे वो काम करना शुरू कर दे। उसको जोड़ा गया था ज़ुबैर के साथ। मोहम्मद ज़ुबैर जो बात करते हैं फैक्ट फाइंडिंग की, फैक्ट चेकर की, तो उनको काफ़ी दिन रखा गया हिरासत में और नूपुर शर्मा को अभी तक पकड़ा नहीं गया था, नहीं जा सका है। वो अच्छी बात एक तरह से ये है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब होता है कि लोग अपनी बात कह सकें। लेकिन जब चीज़ें एक हद से गुजर जाती हैं, तब उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके कुछ नतीजे ऐसे निकलते हैं जो हम नहीं चाहते। इस बात को लेकर के अब जब एक विधायक ने, भाजपा के विधायक ने तेलंगाना में फिर ऐसी बात कही जो पार्टी ने कम से कम मना कर दिया था लोगों को कहने से, तो इससे लगता है कि ये चीज़ें जो भावनाएं बन पाई गई हैं पिछले 8 साल से, वो कुछ गहरी है, वो सतही नहीं है। वो जो है पार्टी कुछ भी ऊपर से कहे, लेकिन अंदर लोगों का विश्वास कुछ ऐसा ही है। वो एक धर्म के खिलाफ हैं, एक संप्रदाय के खिलाफ हैं, एक विश्वास के खिलाफ हैं और एक तरह के लोगों के खिलाफ हो गए हैं। वो देश जो है, जो एक हमारा सेकुलर देश था, सर्वधर्म समभाव की बात होती थी, वहाँ पर जो आज की बात है उसमें एक धर्म जो है वो हमला, उस पर कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी कर सकता है। ये जो गिरफ्तारी हुई इसलिए हुई कि वहाँ सरकार विरोध पक्ष की थी, लेकिन क्या ये सही है? मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए समाज को परिपक्व होना पड़ता है। उसमें आवश्यकता है कि लोग एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होगी। लोग एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। तो जो लोग बर्दाश्त की सीमा के बाहर जाएं, उनके ऊपर किस तरह से हम उनके साथ व्यवहार करें, उसका प्रोसीजर क्या हो, प्रक्रिया क्या हो। क्या एक व्यक्ति तय कर सकता है कि पूरी व्यवस्था उसके साथ कैसा व्यवहार करे, या उसका कोई एक कदम दर कदम एक रास्ता निकाला जाएगा? तो ये जो आज की जो बातचीत हो रही है, जिस संदर्भ में हमारी जो मूलभूत अधिकार जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स हैं, उन सब की अवहेलना हो रही है या उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको फिर से ठीक से समझने के लिए हमें सोचना विचारना पड़ेगा, एक नई बातचीत करनी पड़ेगी। ये मुद्दा बहस का नहीं है, बातचीत का है। बहस में हम अपनी बात कहते हैं, दूसरे को सुनते नहीं हैं, सुनते हैं इसलिए उसको काटना है। बातचीत में समझने की कोशिश होती है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी समझने की। लेकिन आज भी हमारे पास CRPC है, नियम है, उसके तहत हम कैसे काम करें? क्या उसमें हम ऐसा कर सकते हैं जैसा तेलंगाना ने किया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसा अभी केंद्रीय सरकार कई मुद्दों पर करते चली आ रही है? या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे हम और आप उनको आपत्तिजनक मानते हैं? तो ऐसा जो हो रहा है, इसे हम कैसे ठीक से देखें, कैसे उसको फिर से सुलटाएं, कैसे ठीक रास्ते पर लाएं, इस बात पे हमें फिर से बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन ये मुद्दा बार बार क्यों उठ रहा है? पैगंबर के ऊपर ये चीज़ें जो उठाई जा रही हैं, ऐसा क्यों है? आपने देखा कि सलमान रश्दी को लेकर उनके ऊपर हमला हुआ, कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। किन लोगों ने किया? जिन्होंने आज से 30 साल पहले उनके खिलाफ फतवा किया था। उनके नाम पे, उनकी पुस्तक के नाम पे उनको, उनकी शायद आँख जा सकती है, वो भी विचित्र स्थिति में हैं, अस्पताल में हैं, जो पिछली बार सुना था मैंने। उनके ऊपर जो हमला हुआ, भारत के नेताओं ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। उससे हम क्या संदेश भेजते हैं? जब हम कोई भी बात कहीं होती है, जो कहीं भी गलत बात होती है, उस पर हम टिप्पणी करते रहते हैं। और जब भी बात आती है अपने देश की, ऐसे एक समुदाय या संप्रदाय की, तब हमारे नेता चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी से जो एक संदेश जाता है, निकलता है, वो कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि सौहार्द बनेगा या जिससे कि हम लोग जुड़ेंगे। उससे लगता है, उनकी चुप्पी लगता है कि किसी बात की तरफ इशारा कर रही है।
वो बताती है कि जो हुआ है वो ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम कोई टिप्पणी करें या सहानुभूति भी जताएं। सलमान रश्दी जो भी हैं भारतीय थे, उनके भी जो प्रॉपर्टीज़ अभी भी दिल्ली में हैं, उन पर मुकदमा भी चल रहा है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी मोटी भी नहीं हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी दुनिया भर में उनकी अपनी एक शख्सियत है, उनका एक आदर है। दुनिया के बड़े आज की तारीख में मान्य लेखकों में से हैं। शायद भारत के सबसे ज़्यादा जो परिचित अंतर्राष्ट्रीय लेखक आज की तारीख में होंगे सलमान रश्दी होंगे, अगर उनको हम भारतीय मूल का मानते हैं, जो कि हैं वो हमारे न माने वो तो रहेंगे ही। तो उनके ऊपर अगर हमला होता है तो हम किस तरह हम व्यवहार करें। तीसरा मुद्दा है जो बिल्किस बानो का है। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को फिर से ले लिया है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल ही एक अराजकता परक है। वो ऐसा है कि एक धर्म संप्रदाय समुदाय के खिलाफ, जैसे कि एक मेजॉरिटेरियन यानी कि जो बहुमत की जो समाज है, सरकार है, उनके खिलाफ किस हद तक जा सकती है, ये दिखाने के लिए। यानी कि अगर कोई चीज़ एक ख़ास समुदाय के खिलाफ हो रही है तो उसकी जो कसौटी है वो उस तरह की, जैसे कि हम युद्ध में हैं। आमतौर पे अगर देखते हैं तो वो चीज़ बुरी है, लेकिन वही चीज़ अगर युद्ध के संदर्भ में देखें तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है कि सही है गलत है। तो अगर हम एक समुदाय के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं तरह तरह के, वो चाहे जुडिशियल आक्रमण हो, चाहे वो सौहार्द की तरफ से नाटक के आक्रमण हो, उसमें मुश्किल क्या है कि अगर एक अपराधी अपराध करके निकलता है, पहली बात तो उसको निकाला जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस पर आजन्म उसको कारावास की सजा थी। दूसरा, जिस जज ने दिया था उसने भी कहा आज कि वो उनको ऐसा करने के पहले सरकार को उनसे पूछना चाहिए था क्या करना चाहिए, या उस कोर्ट से पूछना चाहिए था जहाँ उससे सजा उसको मिली थी, वो भी नहीं हुआ। तीसरा यह है कि जब इस तरह लोग बाहर आते हैं तो उनको माला पहनी जाती है। ये जो है उसमें समाज जो अपना सबसे विकृत और सबसे जो ऐसा रूप दिखाता है जो कि उससे आप क्या कहें, एक बर्बरता से भरा हुआ है और एक घृणा से भरा हुआ एक स्वरूप है, जो किसी भी तरह से हम अब समाज में उसको हम नहीं मानते हैं। तो ये जो बिल्किस बानो की बात है, उसमें अच्छी बात यह है कि उस पर सुहासिनी अली ने जो पिटीशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। वो जो है एक महत्वपूर्ण घटना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एक पिटीशन लगाया गया कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। अब उसके आधार मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ आधार तो बहुत साफ हैं कि ऐसा करने की एक जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया गया। प्रक्रिया वाली चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं, क्योंकि कोर्ट के पास ऐसी चीज़ें हैं, ठोस होती हैं चीज़ें जिन पे कोर्ट फैसला कर सकता है। जहाँ प्रक्रिया से अलग इंटरप्रिटेशन की बात होती है कि कानून का क्या मतलब है, कैसे उसको लागू किया जाए, वहाँ चीज़ें जज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। लेकिन जहाँ प्रक्रिया है वहाँ उसके लिए आसान हो जाता है कि वो चीज़ों को प्रक्रिया के नाम पे जल्दी से उस पर फैसला कर सके। अब देखिए रमन साहब रमना जो चीफ जस्टिस हैं अभी भी क्या फ़ैसला करते हैं, और लेकिन वो जो फैसला होगा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे देश के लिए, और हमारी जो भी स्थिति है एक समुदाय की उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो आप देख रहे हैं इस तरह की बातें, चाहे वो जो पैगम्बर के खिलाफ कहा गया तेलंगाना में, या जो गुजरात में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इस तरह के जितने मुद्दे उठ रहे हैं, ये सब मुद्दे एक समाज में नहीं उठने चाहिए थे। लेकिन ये नई बहस जो शुरू हुई है, इसमें हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम संभ्रांत कहलाने वाले लोग, तमाम इस तरह के लोग जो कि धनाढ्य भी हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। इस बात को, इस बहस को एक ऐसी दिशा देने में जो हमारी सभ्यता के जो मूल्य हैं उनके ऊपर उंगली उठाती है। तो मेरा मानना है कि ये जो एक अब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन जो अभी जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके पास जो समय है उसमें शायद कुछ ऐसा करके जाएं जिससे उनकी अपनी पहचान बनी रहे। उन्होंने आज एक फ़ैसला किया है जिससे लगता है कि शायद वो कुछ ऐसा एक आध और फैसला करके जाएंगे, लेकिन वो हमें देखना होगा क्या होता है। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं अगली पायदान तक। नमस्कार।